इस वीडियो में हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण चैप्टर कवर करेंगे जो कि होगा सर्वनाम। यह आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। अगर आप यूपी SSC वीडियो के एग्जाम में अपनी सीट को सिक्योर करना चाहते हैं तो आपको पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिस सेट पर भी ध्यान देना चाहिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे चक्षु पब्लिकेशन की इस बुक के बारे में जो कि एक प्रैक्टिस सेट है। ये बुक 100% अकॉर्डिंग टू सिलेबस है। 20 प्रैक्टिस सेट मिलेगा, 2 प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर मिलेगा और बहुविकल्पीय प्रश्नों की संख्या होगी लगभग 3250। स्टार्टिंग में आपको इसके सिलेबस के बारे में जानकारी दी गई है और उसके बाद होंगे प्रीवियस ईयर के पेपर। बाद में आपको जो 20 प्रैक्टिस सेट हैं वो लाइन बाय लाइन मिल जाएंगे। अगर आप इनके प्रश्नों के सॉल्व करने के तरीके को देखेंगे तो आपको शॉर्ट ट्रिक भी मिलेगी जो कि आपको परीक्षा में कुछ लोगों से आगे रख सकती है। कुल मिलाकर यह बुक वीडियो के लिए बेस्ट है। तो अगर आप इस बुक को बाय करना चाहते हैं तो डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है। आपको बता दें कि सर्वनाम वाली वीडियो देखने से पहले आपको संज्ञा वाली वीडियो देखना चाहिए जो कि ऑलरेडी अपलोड है। यहाँ पे देखिए बात करते हैं सर्वनाम की। तो सर्वनाम को अगर हम एक लाइन में कहें तो सर्वनाम वे होते हैं जो कि संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाते हैं। संज्ञा के बदले प्रयोग करने का उदाहरण अगर हम आपको बता दें, यहाँ पे हम दे सकते हैं उदाहरण कि राम मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त है। राम कल आएगा। और यहाँ पे अगर राम ना लिख करके हम वह लिख देते हैं तब कैसा रहेगा? राम मेरा दोस्त है, वह कल आएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने जो वह शब्द प्रयोग किया है यह है सर्वनाम। तो यहाँ पे आपने देखा कि वह जो शब्द है यह एक सर्वनाम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वह शब्द जो कि संज्ञा के बदले प्रयोग में किया जाए, यानी कि राम को हमने प्रयोग करना था लेकिन राम के बदले हमने वह कर दिया, यानी कि वह एक सर्वनाम है। उदाहरण देख सकते हैं जैसे कि मैं, तुम, हम, वह, आप, उसका, उसकी और वह। ये जो सारे शब्द हैं ये सब सर्वनाम कहलाते हैं। सबसे पहले आपको बता दें सर्वनाम के भेद के बारे में। और एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा 4, 5, 6 या फिर 8। सही उत्तर होता है 6। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। यहाँ पे आप उनका नाम देख सकते हैं। सबसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठवां है निजवाचक सर्वनाम। सबके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ पे आप याद रखिए कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं क्योंकि परीक्षा में ये कई बार डायरेक्टली पूछा गया है। सबसे पहले बात करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में जो कि पहला सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम का मतलब ये होता है कि यह जो बोलने वाला व्यक्ति होता है या फिर सुनने वाला व्यक्ति होता है या फिर जब हम किसी के बारे में बात करते हैं तो वो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कि अगर मैं किसी से बोलता हूँ मैं यहाँ हूँ, एक व्यक्ति यहाँ है और बात हो रही है सी के लिए, तो ये भी पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, ये भी पुरुषवाचक सर्वनाम होगा और ये भी पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। कहने का मतलब कि जिसमें कोई बोलने वाला हो या फिर सुनने वाला हो या फिर किसी के बारे में बात हो रही हो, वो सभी पुरुषवाचक सर्वनाम होंगे। जैसे कि आप देखेंगे कि मैं, तू या फिर वह। यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम से पूछा जाता है कि इसके कितने प्रकार होते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार का होता है। आपने देखा कि सर्वनाम होता है 6 प्रकार का, लेकिन उसमें से पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम होता है 3 प्रकार का। पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष और तीसरा है अन्य पुरुष। इनका नाम याद रखिए, ये कई बार पूछे जाते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। सबसे पहले देखेंगे उत्तम पुरुष के बारे में। तो उत्तम पुरुष वह होता है जो व्यक्ति बोलता है वो अपने के लिए प्रयोग करता है। जैसे यहाँ पे मैं हूँ और यहाँ पे कोई व्यक्ति दूसरा है, मैं बोल रहा हूँ, जो वक्ता है ये होगा उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष कब होगा कि ये कोई भी शब्द जब अपने लिए प्रयोग करेगा, जैसे ये कहेगा कि मैंने तुमको कहा था, मैंने, तो इसने कौन सा शब्द प्रयोग किया? मैंने। या फिर कहेगा कि मैं तुमको ये दे रहा हूँ, तो कौन सा शब्द प्रयोग किया? अपने लिए, तो मैं। तो ये जो शब्द ये प्रयोग करेगा, मैं, हम, मुझे, मैंने, हमें, मेरा या फिर मुझको, ये सारे शब्द होते हैं उत्तम पुरुष। तो ये होता है उत्तम पुरुष। अगर आप आगे बढ़े मध्यम पुरुष में, तो मध्यम पुरुष में क्या होता है कि जो शब्द वक्ता सामने वाले के लिए प्रयोग करता है। जैसे अगर ए बोल रहा है तो बी से कहेगा कि तुमने मेरा ये लिया, तो बी के लिए ये कौन सा शब्द प्रयोग किया? तुम, तुमने, या फिर तुझको, या फिर
मैंने आपको, तो ये जो शब्द होते हैं मतलब जिससे बोला जा रहा है, जिससे कहा जा रहा है, उसके लिए जो भी शब्द प्रयोग किया जाएगा उसको कहते हैं मध्यम पुरुष। जैसे कि तू, तुम, तुमको, तुझे, आप, आपको और आपके। तो ये जो शब्द हैं ये होते हैं मध्यम पुरुष के। परीक्षा में आपसे इस तरह क्वेश्चन बनेगा कि इनमें से कौन उत्तम पुरुष है, इनमें से कौन उत्तम पुरुष है। ऑप्शन होगा मुझे, तुझे, उससे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कि इसमें से कौन उत्तम पुरुष है। सही उत्तर हो जाएगा मुझे, क्योंकि जो तुझे है ये मध्यम पुरुष होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि उत्तम पुरुष का मतलब ये होता है कि जो बोलने वाला व्यक्ति है जो शब्द अपने लिए प्रयोग करेगा उसे हम कहेंगे उत्तम पुरुष। जैसे कि बोलने वाला अपने लिए क्या शब्द प्रयोग करता है, मैं, हम, मुझे, मैंने, हमें, हमारा। तो ये शब्द होता है उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष में होता है जो शब्द हो सामने वाले के लिए प्रयोग करें। अगला होता है जो तीसरा है, ये होता है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में ये होता है कि जब तीसरे किसी व्यक्ति के लिए कोई शब्द प्रयोग किया जाए। जैसे कि ए बात कर रहा है बी से, लेकिन बात हो रही है किसी और के बारे में, सी के बारे में। तो सी को क्या कहेगा, जैसे ए कहेगा कि मैंने तुमको उसके लिए, मैंने तुमको उसके लिए आम दिया, मैंने तुमको उसके लिए आम दिया। अगर यहाँ पे हम लिख दें मैंने तुमको उसके लिए आम दिया, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने ये खुद के लिए प्रयोग किया है तो ये उत्तम पुरुष हो जाएगा। तुमको सामने वाले के लिए प्रयोग किया है यानी ये मध्यम पुरुष हो जाएगा। और इसके साथ उसके लिए मतलब किसी और के लिए बात हो रही है, किसी तीसरे व्यक्ति के लिए जो वहाँ पे उपलब्ध नहीं है, तो ये हो जाता है अन्य पुरुष। तो आपने तीनों को अलग अलग समझ लिया कि जो पहला होता है उत्तम पुरुष, उसमें क्या होता है कि वक्ता अपने लिए जिसका प्रयोग करे। मध्यम पुरुष मतलब कि वक्ता सामने वाले के लिए जिसका प्रयोग करे। और अन्य पुरुष जिसमें कि तीसरे किसी व्यक्ति के लिए बात हो। जैसे कि वह, यह, उन, उनको, उनसे, इन्हें, उनने, उसके या फिर इसने। आपको देखिए ये सारे शब्द समझना होगा क्योंकि सबको याद करने की उतनी ज़रूरत नहीं है। अगर आप समझ लेंगे तो आपको परीक्षा में इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि इनमें से कौन उत्तम पुरुष है या फिर कौन अन्य पुरुष नहीं है। यहाँ पे आपको एक उदाहरण दिया गया है, उसने मुझे बोला था कि तुम पढ़ रही हो, उसने मुझे बोला था कि तुम पढ़ रही हो। तो यहाँ पे देखिए जो व्यक्ति बोल रहा है अपने लिए इसमें से किस शब्द का प्रयोग किया है। आप बताइए खुद ही कमेंट करके कि इसमें से जो व्यक्ति बोल रहा है वह अपने लिए किस शब्द का प्रयोग किया है। तो ये मुझे, जब ये मुझे प्रयोग किया है तो मुझे हो जाएगा उत्तम पुरुष। और तुम पढ़ रही हो किससे बोल रहा है, तो तुम से बोल रहा है, तो तुम हो जाएगा मध्यम पुरुष। देखिए हमने मध्यम पुरुष में बताया था कि तुम होता है। उसके बाद उसने, तो किसी और के बारे में बात हो रही है, तीसरे के बारे में, तो जो तीसरे के बारे में बात होती है उसे हम क्या कहते हैं, अन्य पुरुष। तो इसे आपको समझना होगा। अगर आप इसको लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहते हैं तो आपको ऐप मिल जाएगा हमारा, वहाँ पे आप जाके पढ़ पाते हैं। अगला है जो कि दूसरा सर्वनाम था। पहला हमने देखा था पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम को हम संकेतवाचक भी कहते हैं। और संकेतवाचक इसलिए क्योंकि यह दूर अथवा निकट की वस्तु को संकेत करके बताया जाता है। तो इसमें क्या है कि ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि वस्तु दूर है या फिर निकट है, किसी भी वस्तु को संकेत करके बताया जा रहा है वहाँ पर निश्चयवाचक या फिर संकेतवाचक सर्वनाम होगा। जैसे अगर आप देखेंगे पास में कोई पुस्तक है तो यह मेरी पुस्तक है, यहाँ पे जो यह लगा है यह क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। वह माधव की गाय है, मतलब कोई गाय है थोड़ी दूर पे खड़ी है तो वह माधव की गाय है, वह राम के भाई है। तो यहाँ पे जो वह शब्द है ये क्या है, एक निश्चयवाचक यानी कि संकेतवाचक सर्वनाम है। यहाँ पे यह, वह और वह ये तीनों एक सर्वनाम के तौर पे प्रयोग किए गए हैं और तीनों संकेतवाचक यानी कि निश्चयवाचक सर्वनाम है। अब आपको थोड़ा सा डिफरेंस जान लेना चाहिए निश्चयवाचक और पुरुषवाचक सर्वनाम में। देखिए यहाँ पे दो उदाहरण दिए गए हैं। राम मेरा मित्र है, वह दिल्ली में रहता है। राम मेरा मित्र है और वह दिल्ली में रहता है। और यहाँ पे एक अगला उदाहरण है, यह मेरी गाड़ी है, वह राम की गाड़ी है। यह मेरी गाड़ी है, वह राम की गाड़ी है।
तो यहाँ पे देखिए राम का प्रयोग यहाँ पे वह किसके लिए प्रयोग हुआ है, राम के लिए। तो ये हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम, क्योंकि पुरुषवाचक में ये होगा अन्य के लिए। जैसे हम अन्य व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं कि राम मेरा मित्र है और वह दिल्ली में रहता है, हम किसी से बोल रहे हैं, तो ये हो जाएगा पुरुषवाचक। और यह मेरी गाड़ी है, वह राम की गाड़ी है, ये हो जाएगा निश्चयवाचक या फिर संकेतवाचक, क्योंकि हम संकेत करके किसी को बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं तो अगला और तीसरा है अनिश्चयवाचक। अभी आपने देखा वो निश्चयवाचक था, उसमें कन्फर्म था कि वह राम की गाय है, राम की गाड़ी है। लेकिन जो तीसरा है यह होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक में क्या होता है कि किसी भी स्थिति का निश्चित बोध नहीं होता है, वहाँ पे अनिश्चितता रहती है। जैसे कि कोई आ रहा है, अब पता नहीं है कौन आ रहा है, लेकिन कोई आ रहा है, तो यहाँ पे जो अनिश्चय वाले शब्द हैं, जहाँ पे कुछ कन्फर्म नहीं हो रहा है, उस तरह में जो भी शब्द प्रयोग होगा उसे हम कहेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि कोई, वहाँ कोई रहता है, तो पता नहीं कौन रहता है, लेकिन कोई रहता है। तो जब कोई अनिश्चितता का बोध हो, मतलब कन्फर्म पता ना चले, तो वहाँ पे जो शब्द होगा उसे हम कहेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे इसमें क्या है, तो जो कोई शब्द है यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। दरवाजे पे कोई खड़ा है, पता नहीं कौन खड़ा है, लेकिन कोई खड़ा है, तो जो कोई शब्द है क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अगर यहाँ पे ये होता है कि दरवाजे पे राम खड़ा है या फिर दरवाजे पे वह खड़ा है, तो वह का मतलब कि हम जिसको बता रहे हैं उसको पता है कि कौन खड़ा है। लेकिन अगर हम किसी को कह रहे हैं कि दरवाजे पे कोई खड़ा है, तो किसी को नहीं पता, ना तो बोलने वाले को पता है, ना तो सुनने वाले को पता है कि कौन खड़ा है। आगे बढ़ते हैं तो अगला उदाहरण है स्वाद में कुछ कमी है। हम किसी को कह रहे हैं फ़ोन करके कि स्वाद में कुछ कमी है। अब क्या कमी है, नमक कम है या फिर मसाला कम है, क्या कम है, कुछ पता नहीं। तो जहाँ पे निश्चित चीज़ का बोध ना हो, वहाँ पे होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आपको इन शब्दों को याद रखना होगा, जैसे कि कोई है या फिर कुछ, क्योंकि परीक्षा में यही पूछे जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो जहाँ पर कोई निश्चय ना हो उसे हम कहते हैं अनिश्चयवाचक, और इस तरह के लिए जो भी शब्द प्रयोग होगा उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन है उसे दबा के लाइक कर लीजिए, और इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि अभी हम आपसे एक्सरसाइज कराएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी कितनी तैयारी है। क्वेश्चन है कि संबंधवाचक सर्वनाम, मतलब कि अगला जो है चौथा नंबर जो हम सर्वनाम कवर कर रहे हैं, ये चौथा नंबर है संबंधवाचक। पहला हमने पुरुषवाचक देखा, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, और चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम ये होता है कि ये जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं ये किसी न किसी से संबंध बताते हैं। किसी न किसी से जब संबंध बताने के लिए जो शब्द का प्रयोग होगा उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे कि जो कर्म करेगा फल उसी को मिलेगा, तो उस अगर हम यहाँ पे केवल कहें कि फल उसी को मिलेगा, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जो वाक्य है यह अधूरा है। तो यहाँ पे इसको पूरा करने के लिए आपको लिखना होगा जो कर्म करेगा फल उसी को मिलेगा। तो ये जो दोनों शब्द हैं ये किसी न किसी का संबंध बता रहे हैं, तो इस तरह के शब्दों को संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो उसकी है ये क्या है, एक संबंधवाचक सर्वनाम है। जिसकी है ये भी एक संबंधवाचक सर्वनाम है। जैसा कर्म वैसा फल, तो जैसा और वैसा ये दोनों क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। तो यहाँ पे लिखा गया जो, उसे, जिसकी, जैसा, वैसा, ये शब्द कभी भी प्रयोग होंगे तो इन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगला सर्वनाम देखते हैं, ये है पांचवा, और ये होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या होता है, प्रश्न का बोध होता है, पता चलता है कि प्रश्न पूछा जा रहा है। तो जिन शब्दों से ऐसा लगे कि यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है उन शब्दों को हम कहेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कि तुम क्या कर रहे हो, तो इसमें जो क्या है यहीं से पूछना का मतलब समझ में आ रहा है, तो जो क्या शब्द है ये क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। वहाँ कौन खड़ा है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे जब कौन खड़ा है तो ये हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। यह काम कैसे हुआ, मतलब कि जहाँ पर कोई चीज़ पूछा जाएगा उन शब्दों को हम कहेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कि क्या, कौन और कैसे, जिनका प्रयोग यहाँ पे हुआ है।
आगे बढ़ते हैं तो ये है अंतिम सर्वनाम और ये होता है निजवाचक सर्वनाम। तो आपने अभी तक देखा कि सर्वनाम 6 तरह के होते हैं और हम छठवां देख रहे हैं निजवाचक सर्वनाम। देखिए निजवाचक सर्वनाम में क्या होता है कि जो हमने तीनों पुरुष को देखा था, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, इनके निजत्व का बोध कराता है। निजत्व मतलब कि इनसे संबंध। जैसे अगर मैं कहूँगा कि मैंने अपना काम किया तो ये हमसे संबंधित है, तुमने तुम्हारा काम किया तो ये उससे संबंधित है। तो इस तरह निजत्व माने अपनत्व, अपना। निजत्व का मतलब होता है अपनत्व यानी अपना। जो इस तरह का बोध कराए इसे हम कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। जैसे कि अपना, अपनी, आप, तो इस तरह के शब्दों को हम कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। तो मैंने अपना काम स्वयं किया, मैं अपने पिताजी के साथ जाऊंगा, तो ये जो अपना है या फिर अपने हैं, इन्हें हम कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। तो ये हो गए सर्वनाम। अब थोड़ा सा इनको हम जो इसमें याद करने वाले पॉइंट है उनको आपको रिवीजन करा देते हैं। अभी तक आपने देखा सर्वनाम। सर्वनाम वही शब्द होते हैं जो कि संज्ञा की जगह पे प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि मैं, तुम, वह, उस, ये सब। और उसके बाद से इसमें जो सर्वनाम होता है 6 प्रकार का होता है, जिसमें से जो पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, ये 3 प्रकार का होता है। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष वह होता है जो व्यक्ति बोलने वाला होता है, खुद के लिए प्रयोग करे, खुद के लिए। मध्यम पुरुष सामने वाले के लिए, जिससे बोल रहा है सामने वाले के लिए। और तीसरे किसी व्यक्ति के लिए, तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग होगा वह, यह। तो इस तरह के शब्दों को हम अन्य पुरुष कहते हैं। निश्चयवाचक में क्या होता है? निकटवर्ती के लिए। जैसे कि निश्चयवाचक 2 तरह का आप देख सकते हैं, निकटवर्ती और दूरवर्ती। तो निकटवर्ती में जो नज़दीक में हो, यह, यहाँ। दूर मतलब कि दूरवर्ती मतलब कि दूर में हो, वह, वहाँ। इसके साथ हमने अनिश्चयवाचक देखा। इसमें क्या था? कोई, कुछ। संबंधवाचक देखा, जो, सो, उसका, उसकी, जैसा, वैसा, ये संबंधवाचक है। और अंतिम था 5वां प्रश्नवाचक, जिसमें कि प्रश्न पूछा जा रहा था, कौन, क्या। और 6वां था निजवाचक, जिसमें कि रिलेशन बताया गया है, जैसे कि अपना, अपने, तुम्हारा। तो ये हो गया पूरा सर्वनाम। अब देखेंगे इसके एक्सरसाइज के बारे में, जैसा कि हमने वीडियो के शुरू में ही बताया था। तो आप यहाँ पे 5 से 6 प्रश्न आएंगे, आप खुद भी हल करिए और आप चाहते हैं तो अपना उत्तर कमेंट करके बता पाएंगे हर क्वेश्चन के लास्ट में। और वीडियो खत्म होने के बाद जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपने इन प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया। और इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। क्वेश्चन है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। बेहद आसान और अगर आप देखें तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन, क्योंकि बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। सही उत्तर है 6। कभी कभी आपसे नाम पूछ लेता है, लेकिन अधिकतर बार बस यही पूछा गया है कि सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं। तो अगला उदाहरण है कि उसकी गाय 10 किलो दूध देती है। यहाँ पे जो उसकी है, आप बताइए कि इसमें कौन सा सर्वनाम है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो भी लोग ऑफलाइन भी अगर वीडियो को देख रहे हैं तो अपना उत्तर कमेंट करके बताते रहिए। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये होगा अन्य पुरुष, क्योंकि किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात की गई है। उसकी गाय मतलब कोई व्यक्ति बोल रहा है, किसी से बोल रहा है, लेकिन कह रहा है उसकी, मतलब किसी तीसरे की। तो जो तीसरे की बात आ जाती है उसे हम कहते हैं अन्य पुरुषवाचक। उसका भाई नौकरी करता है, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। यहाँ पे अगर इस ऑप्शन में से आपको बताना हो तो इनमें से आप देखेंगे उसका भाई, तीसरे किसी का भाई। तो जब तीसरे किसी के बारे में बात होती है तो ये होता है अन्य पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक। लेकिन यहाँ पे अन्य तो ऑप्शन है नहीं, यहाँ पे जो ऑप्शन है ये है पुरुषवाचक सर्वनाम। मुझे अपने गांव जाना है, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। मुझे अपने गांव जाना है। अगर यहाँ पे देखिए 2 तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर यहाँ पूछ लिया जाए कि मुझे में सर्वनाम बताइए, कौन सा सर्वनाम है, तो मुझे में कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? पुरुषवाचक। पुरुषवाचक, क्योंकि यहाँ पे कोई व्यक्ति है जो बोल रहा है, तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। और अगर यहाँ पे मुझे के बजाय अपने में पूछ लेता कि यहाँ अपने में कौन सा सर्वनाम है, तो अपने में निजत्व हो जाएगा। क्योंकि आपने देखा था जो सर्वनाम का अंतिम था 6वां भाग, जो कि निजत्व था, इसमें अपना, अपने आ रहा था। तो अगर अपने में पूछे तो निजवाचक, मुझे में पूछे तो पुरुषवाचक। देखिए होगा क्या कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन देगा आपको एक शब्द अंडरलाइन करके देगा। वहाँ पूछेगा कि इस अंडरलाइन शब्द में
कौन सा सर्वनाम है बताइए। तो अगला उदाहरण है वह गाय चराने जाएगा। वह गाय चराने जाएगा। इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि वह हमें कौन सा सर्वनाम है तो आपका सही उत्तर क्या होगा। तो इसमें से अगर आप देखें तो ये हो जाएगा अन्य पुरुष, क्योंकि किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात की गई है। कोई आ रहा है, इसमें कौन सा सर्वनाम है। कोई आ रहा है, इसमें अगर कोई में पूछा जाए तो कौन सा होगा। तो इसमें से अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा अनिश्चयवाचक, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं है कौन आ रहा है, बस कोई आ रहा है, दरवाजे पे कोई खड़ा है, कोई तुमको बुला रहा है। तो ये जहाँ पर भी कोई शब्द आ जाए यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम को दर्शाता है। अगला है तुम, तू, तुम्हारा। इनमें कौन सर्वनाम है। इनमें कौन सा सर्वनाम है। अगर तू है, तुम है और तुम्हारा है तो इसमें आप देखेंगे कि ये होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। और पुरुषवाचक में कौन है, मध्यम पुरुष। चाहे तुम हो, हम हो, ये सब पुरुषवाचक में होगा, लेकिन अगर पुरुषवाचक में पूछे कि कौन है तो तुम वाला जो होता है मध्यम पुरुष में आता है, हम वाला जो होता है वो उत्तम पुरुष में आता है और वह वाला जो होता है वो अन्य पुरुष में आता है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक करने के साथ इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए। आप कमेंट करके बताइए कि इन प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ। इसी तरह की वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।